अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और उन अपडेट न्यूज़ के ऊपर मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ। आज की वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी कम्युनिटी मेरे साथ इंगेज हो रही है। मैंने कल के बुलेटिन में रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप में से किसी भी बंदे को ख़ुसूसन ऐसा कोई वेबसाइट, कोई ऐसा प्रोग्राम नज़र आता है जो पाकिस्तानियों को लालच देता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो आपने वो सारी वेबसाइट्स की डिटेल मुझे सेंड करनी है। एक दो डिटेल्स आई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये ईट और कल जो मुझे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो जिस भाई ने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी अभी उसने वो लिंक भी दे दिया है। इस लिंक को देखें तो ये मैं आपको, वैसे तो ये देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये टूर से रेलिवेंट, अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है तो उस हवाले से ये आपको सारी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रैवल सीजन टूरिज्म फंड इजी टू अर्न, ये साथ इजी टू अर्न इन अ नट शेल मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एक स्कैम प्रोजेक्ट है। अगर ये आपको कहता है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करें, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कोई डेली टास्क देगा, वो डेली टास्क कंप्लीट करें तो उस पर आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आप उसको टास्क पे जो है वो अर्निंग होगी। इसको इस जो बिजनेस मॉडल है इसको गेट पे टू बोलते हैं, गेट पे टू यानी जीपीटी, या इसको इस तरह इसको गेट पे टू बोलते हैं। और एक और प्रोग्राम मुझे मेरे साथ किसी ने शेयर किया है, नेबोला पाकिस्तान.com, और इनके स्कैम की इंतहा देखें। आगे कोई बंदा, अच्छा जी, ग्लोबल एक्टिव यूजर इनके 50 करोड़ इनके एक्टिव यूजर हैं जी इस वेबसाइट के, और डेली ट्रांजैक्शन इनकी $1 बिलियन की इनकी डेली ट्रांजैक्शन होती है, और मंथली ट्रांजैक्शन जो है वो $10 मिलियन की। ये क्या बात, डेली 1 बिलियन हो रही है और मंथली जो है वो 10। मेरा ख्याल है इन्होंने थोड़ी सही एडजस्टमेंट नहीं की है, इसको इन्होंने मेरा ख्याल है करना था डेली ट्रांजैक्शन में और 1 बिलियन को मंथली पे करना था। खैर, ये मैं आपको बताता चलूं, मैं अजराह तफन्नन आपको बता रहा हूं, आपको मुख्तसर चंद अल्फाज में बताता हूं कि ये स्कैम प्रोजेक्ट है। और आगे इन्होंने यूट्यूब के साथ लिंक वगैरह दिए हुए हैं। उधर कोई ब्रिगेडियर साहब है, वो आप अपना तारुफ करवाते हैं जी, मैं फलां ब्रिगेडियर हूँ, मैं आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। इस तरह के किसी भी झांसे में नहीं आना। इस तरह के सारे, मैं बल्कि आप दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि इस तरह के जब कोई प्रोजेक्ट आप देखते हैं तो FIA साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें, इससे पहले कि इस तरह की कंपनी पाकिस्तानियों को दोबारा लूटे और पैसे लेके भाग जाएं। जब वो पैसे लेके भागते हैं, जो लोग, जिन लोगों ने पहले ड्यू डिलिजेंस नहीं की होती है, पहले समझदारी नहीं दिखाई होती है, फिर वो भागते हैं FIA की तरफ, जी हमारे पैसे रिकवर करवाएं। तो आप FIA को रिपोर्ट करें कि ये पाकिस्तानियों को स्कैम कर रहा है। ऊपर तो डोमेन एड्रेस भी है, इसका भी बताएं, इसका भी सारी डिटेल FIA को बताएं। ये क्यों बताएं? अगर ये स्कैम करके चले जाते हैं और क्रिप्टो कम्युनिटी से मुताल्लिक जब इस तरह FIA को रिपोर्ट जाती है तो आपको ऑलरेडी पता है FIA जो पीछे एक्टिव हुई है, और सेंट्रल बैंक ने जब उधर सिंध हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि इसमें पाकिस्तानियों के साथ बहुत ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। तो इस तरह की जो हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी है पाकिस्तान में, उस हवाले से जो अनसर्टेनिटी और फियर क्रिएट होता है, इस तरह के छोटे छोटे लालची लोगों और उनके बिजनेस मॉडल्स की वजह से हो रहा है। तो एक तो ये स्कैम है। और दोबारा आगे मैं बुलेटिन का स्टार्ट करता हूं, लेकिन दोबारा आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी नजर में जितने बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे आपने या किसी आपके दोस्त ने या रिश्तेदार ने इन्वेस्टमेंट की है और वो इसी तरह का आपको झांसा देता है कि आप हमारे ये फलां पैकेज खरीदें, इसका आपको मंथली या वीकली आपको हम प्रॉफिट देंगे, उस तरह की सारी वेबसाइट्स के लिंक मुझे, जो स्क्रीन पे आपको मेरा ईमेल एड्रेस नजर आ रहा है, इस ईमेल एड्रेस पे वो उसकी सारी डिटेल सेंड करें। मैं आपको डेली 2 4 5 जितनी आप मुझे डिटेल देंगे मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा। तो ये अभी आपको ये बिजनेस मॉडल ऐसे हैं जिसमें जो जब तक इनके बिजनेस के अंदर इनफ्लोज जो है वो ज्यादा रहता है और आउटफ्लोज यानी पैसा आता ज्यादा है निकलता कम है, उस वक्त तक ये बिजनेस मॉडल चलता है। अगर आपका कोई दोस्त इसमें आपको अपना विड्रॉवल प्रूफ वगैरह दिखाता है, ये देखें ये कंपनी मुझे तो पे कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा पे करती रहेगी। जब कभी उनका इनफ्लो कम और आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा तो ये बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा, या उससे पहले पहले ये कंपनी जब देखती है कि यार अच्छा खासा हमारे पास सरमाया आ गया,
वो वेबसाइट बंद करके तो सब लोगों के पैसे ले जाते हैं। तो इस तरह के रिस्की बिजनेसेस में आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। ये आपको मजीद लालच देने के लिए आपको रेफरल सिस्टम करेंगे कि आप हमारे बिजनेस को प्रमोट करें, हम उधर से आपको 10% 20% कमीशन देंगे, यानी उनकी फ्री एडवर्टाइजमेंट आप खुद करेंगे। तो होगा क्या, जब कंपनी भाग जाएगी तो कंपनी तो पैसे लेके भाग गई, लेकिन जिस जिस बंदे की आपने इन्वेस्टमेंट करवाई होगी वो आपके गिरेबान तक पहुंचेंगे। तो आपने इस तरह के बिजनेस मॉडल में ना खुद इन्वेस्टमेंट करनी है ना किसी को कहना है। ठीक है, चलें अब आगे आते हैं। एसएलपी की प्राइस ने कल फिर दोबारा तकरीबन, जब कल मैंने बुलेटिन बनाया था शायद कोई 250% तक पंप हुआ था, और कल फिर मेरा ख्याल है इसने 100 गुना इसने पंप लिया है, और जो एसएलपी की प्राइस है वो तकरीबन 4 सेंट तक चलेगी, और उसके बाद आप देख रहे हैं ये प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। ओवरऑल मार्केट थोड़ी सी करेक्शन कर रही है, क्योंकि मार्केट जो पिछले एक हफ्ते तक ऊपर जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वो अभी तक कोई करेक्शन नहीं हुई थी, तो मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन की है। बीटीसी की प्राइस भी देखें तो ये देखें अभी तो 50 की मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ऊपर है, यहाँ से मार्केट दोबारा जो है ऊपर की तरफ जा रही है। अब कोई पता नहीं मार्केट जो है ओवरऑल सारी मार्केट दोबारा मजीद करेक्शन करे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मजीद करेक्शन का वेट कर सकते हैं। अगर नहीं करेक्शन होती है तो मेरा ख्याल है जो ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी उधर तो आप प्रॉफिट में होंगे। अच्छा, एसएलपी की प्राइस में मेरे से किसी ने पूछा कि बताएं कि एसएलपी की प्राइस जो है वो 5 सेंट से ऊपर जा सकती है या नहीं। ये मैं खुद तो अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं देता, लेकिन जो ऑक्सी इन्फिनिटी के फाउंडर हैं जिहोस, उन्होंने ट्वीट किया है, देखें, इट विल टेक सम टाइम फॉर द रिड्यूस इशुएंस ऑफ सीजन 20 टू शो अप ऑन द मिंट बर्न। अच्छा, उन्होंने कहा है जो इन्होंने नया सीजन स्टार्ट किया जिसमें इन्होंने एडवेंचर मोड से अर्निंग एसएलपी की बंद कर दिया है, डेली टास्क से बंद कर दिया, अब सिर्फ अरीना मोड। इन्होंने कहा है कि इसके जो असरात हैं, ये जो नई डेवलपमेंट्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स है, वो असरात सही नुमाया होने में आपको अभी कुछ टाइम लगेगा। और ये टाइम कितना बता सकते हैं, शुड स्टार्ट टू अफेक्ट इन 14 डेज, 14 दिनों के अंदर अंदर उसके असरात आना शुरू होंगे। उसकी वजह यह है कि सीजन 20 के स्टार्ट होने से पहले जिन जिन लोगों ने एसएलपी की अर्निंग की हुई थी एडवेंचर मोड से, लाइक डेली टास्क से, उन्होंने अभी विड्रॉवल नहीं लिया है। तो 14 दिनों के अंदर अंदर जिस जिस बंदे ने विड्रॉवल लेनी है वो मेरा ख्याल है विड्रॉवल जब ले लेंगे तो ये जो सप्लाई शॉक है, ये जो सप्लाई सरप्लस है एसएलपी का, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात को एनालाइज करूं जिहोस की, तो मुझे दूसरे लफ्जों में कहना ये चाह रहे हैं कि एसएलपी की प्राइस जो है आइंदा 14 दिनों के बाद फिर मजीद ऊपर जा सकती है। इट ऑल डिपेंड कि ये पीछे मार्केट कैप भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें बढ़ता है कि नहीं। अभी अगर हम पीछे एसएलपी की प्राइस को देखें तो ये अच्छा खासा पंप आया, और ये मैं आपको बताता चलूं, जो अर्निंग है जितने भी मैनेजर्स हैं, स्कॉलरशिप मैनेजर, उनकी हाफ से भी ज्यादा नीचे कट लग गया। यूं समझ लें कि जो मैंने तकरीबन 44-45 के करीब स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप दी थी, मुझे ऑन एवरेज पर डे जो एसएलपी अर्निंग हो रही थी वो 6,000 से लेके 7,000 एसएलपी हो रहे हैं। और जब से ये सीजन 20 स्टार्ट हुआ है मेरे एसएलपी की अर्निंग भी कम होकर पर डे तकरीबन 2,000 एसएलपी की रेंज में आ गया। तो ये अच्छा खासा कट है, लेकिन इस बिजनेस मॉडल को इस सर्वाइव करने के लिए ये जरूरी था कि एसएलपी की जो सप्लाई है उसको मिनिमाइज किया जाए, या अगर उसको मिनिमाइज करना है तो जो बर्निंग का सिस्टम है उसको इंक्रीज किया जाए, ताकि ये जो सप्लाई सरप्लस है एसएलपी का वो मेंटेन किया जाए। ठीक है, बीटीसी की मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बीटीसी ने अपना जब अभी करेक्शन किया है तो ये जो 50 की मूविंग एवरेज है वो उसकी सपोर्ट बनी है, इस सपोर्ट से वो दोबारा थोड़ा सा अभी ऊपर गई है, कोई पता नहीं मजीद यहाँ से नीचे क्रैश करे। अब मार्केट की ओवरऑल अगर क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज है, थीटा भी दोबारा जो है अच्छा खासा, कल भी थीटा की प्राइस जो है वो ऊपर पंप की, आज फिर जब मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन कर रही है, अभी भी थीटा की प्राइस जो है वो 20% ऊपर गई है, और मोबॉक्स की प्राइसेस भी ऊपर जा रही है। मोबॉक्स के बारे में मेरे से कोई बंदा पूछ रहा था, देखिए मोबॉक्स मेरे पास इस वक्त तकरीबन 1700-1800 मोबॉक्स टोकन पड़े हुए हैं। मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि दोबारा इसकी प्राइस पंप करे, और पंप उसी वक्त होगा अगर तो कोई इनके हवाले से कोई इवेंट की खबर आती है, जैसे कि पिछले दिनों बाइनांस के साथ इनकी जो आई कि इन्होंने मार्केट प्लेस पे वहां लिस्टिंग करनी है, तो उस वजह से इसकी प्राइस जो है वो $15 तक गई। तो मैंने उस वक्त सेल आउट नहीं किया, लालच में आके बहुत से आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस हाई प्राइस पे बाय किया होगा कि मोबॉक्स की प्राइस जो है वो $20 तक जा सकती है। उसकी वजह यह है कि इसके पीछे मार्केट कैप बहुत कम है और इनका बर्निंग सिस्टम भी है। एम बॉक्स के अंदर जितनी ये ट्रांजैक्शन होती है मार्केट प्लेस पे, उस पर जितनी ये फीस चार्ज करते हैं, उस फीस चार्जिंग की फिर बाद में एम बॉक्स टोकन खरीद के उसको बर्न कर देते हैं। तो एम बॉक्स की सप्लाई जो है
ये मिनिमाइज होती है। तो इस एक्सपेक्टेशन की वजह से मैंने भी होल्ड किए थे। तो अब दोबारा दूसरे लफ्जों में आपको कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप एम बॉक्स की प्राइस का वेट कर रहे हैं कि ऊपर कब पंप करेगी, मेरी नज़र में उसी वक्त करेगी अगर ये कोई मजीद इकोनॉमिक चेंजेस लेके आते हैं या मजीद कोई लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का ये कोई पेयर प्रोवाइड करते हैं या कोई स्टेकिंग की कोई इस तरह का इंसेंटिव देते हैं जो कि पहले नहीं है, तो फिर उसके बाद मार्केट में फिर पैसा इसके अंदर आएगा। अगर पैसा आएगा तो इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। अभी चूंकि मार्केट सारी बैरिश इन्वायरमेंट में थी और आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी कर रही है, अगर मार्केट रिकवरी करती है तो फिर शायद इसकी प्राइस जो है वो $4-5 तक जाए। मेरी इस इंफॉर्मेशन, ये मेरा एनालिसिस है, ये रॉन्ग भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मेरी इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। ये ना हो कि आप इस उम्मीद में खरीद लें कि यार कोई अगर इवेंट आया तो प्राइस ऊपर जाएगी, तो खरीदने के बाद प्राइस डंप हो जाए, या आपके पास अगर एम बॉक्स पड़ा हुआ है तो आप उसको बेच दें कि यार डंप जब होगी तो मैं वहां से खरीदूंगा। तो इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, ठीक है। अच्छा जी, आगे अमेरिका की इन्फ्लेशन की कल रिपोर्ट आई है, इसके ऊपर सोशल मीडिया पे अच्छी खासी टॉक हो रही है। तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, जो लोग महंगाई 7.5% इन्फ्लेशन रेट बनने में, गो के ये इन्फ्लेशन भी इनकी पिछली 40 साल रिकॉर्ड टूट गया अमेरिका में। पूरी दुनिया का अगर इन्फ्लेशन का इंडेक्स देखें तो पाकिस्तान का उसमें लिस्ट में शुमार ही नहीं है। हम पाकिस्तानियों से कोई आके पूछे कि पिछले 3 दहाइयों से 2 दहाइयों से ऑलमोस्ट जब से मुशर्रफ साहब गए हैं उसके बाद जो भी सिविलियन हुकूमत आई है उसने बेड़ा गर्क किया है। और स्टार्ट में जब भी कोई हुकूमत बनती है, हम जो पाकिस्तानी हैं बड़ी उम्मीदें लगा के, उम्मीदें वाबस्ता करके तो उनको 1 साल 1.5 साल बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जनाब हमारा सब्र का पैमाना जो है वो कमज़ोर होता जाता है और फिर हम उस सिविलियन जो हुकूमत है उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो ये सर्कल चल रहा है, इसमें खान का कोई मसला नहीं है, इसमें शरीफ खानदान का कोई मसला नहीं है, इसमें जरदारी खानदान का कोई मसला नहीं है। असल में हमारा जो सारा हुकूमती स्ट्रक्चर है उस हुकूमती स्ट्रक्चर के अंदर ही फेलियर है, क्योंकि हुकूमत में अभी तक जो इक़्तिदार में आता है उसका माइंड यही है कि भाई हमने किसी तरीके से वोटर को झांसा दे के इक़्तिदार में आना है। जब वो इक़्तिदार में आता है तो या तो वो इक़्तिदार में इस वजह से आता है कि उसने अपने ज़ाती असासे और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, या वो इक़्तिदार में आ जाता है लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इस सारे सिस्टम को उसने चलाना कैसे है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपको बताना ये चाह रहा हूँ, एक तो जो इन्फ्लेशन है सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इस सारी दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो इस वक्त अवाम के गैसो गज़ब का शिकार है। मैं आपको इसमें एनालिसिस ये करना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये मत रोएं धोएं कि ये इमरान खान ने महंगाई कर दी है या नवाज शरीफ ने कर दी है या जरदारी ने। आपका सिर्फ काम ये है कि आप ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढें, तलाश करें कि कहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। अगर तो आप पैसा कमाने वाले हैं तो महंगाई जितनी मर्जी हो जाए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप महंगाई होती है तो ओवरऑल जाहिर बात है जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स आप बेच के लोगों से पैसे कमा रहे हैं, उनमें भी तो आपने महंगाई करनी है ना। तो अगर आप फारग हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए महंगाई टेंशन है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अर्निंग के जराए के ऊपर फोकस करें, बजाय इसके कि ये बुरा है ये अच्छा है। इसकी टेंशन छोड़ दें, पॉलिटिक्स को छोड़ दें, अपने आप को फोकस में करें कि आपने कैसे मैक्सिमम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज निकालनी है, कैसे पैसा कमाना है और उस पैसे का कैसे अच्छा इस्तेमाल करके अपनी खुशगवार और हैप्पी लाइफ गुजारनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। बाइनांस ने फोरबेक्स मीडिया हाउस है, तकरीबन 100 साल जिंदगी, 104 के 5 साल पुराना ये मीडिया हाउस है। उसके अंदर इसने $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट किया। ऑलमोस्ट ये दूसरा बड़ा इन्वेस्टर है उस मीडिया हाउस के ऊपर, और ये फोर्ब्स जो है इसको बोलते हैं दुनिया का अमीर तरीन मीडिया हाउस है। इसको बाय किया। इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पिछले दिनों बाइनांस ने इनके 2 रिपोर्टर से उनके ऊपर लीगल केस किया था। अब वो लीगल केस क्यों किया कि उसने बाइनांस का भांडा फोड़ा कि ये केमन आइलैंड के इस तरह के जितने उनके फ्रॉड थे। ये देखें, ये वो सारी रिपोर्ट है। ये देखें, माइकल डेल कास्टिलो, इन्होंने पूरी एक रिपोर्ट, ये देखें कितनी लंबी एक रिपोर्ट इसने इशू की है बाइनांस के ऊपर। और इस रिपोर्ट को बुनियाद बना के इस रिपोर्टर के खिलाफ, मेरा ख्याल है इसके खिलाफ, यानी टोटल 2 वो रिपोर्टर्स थे जिनके खिलाफ बाइनांस अदालत में चला गया कि इन्होंने झूठ का सहारा लिया। तो उसके बाद आज न्यूज में आपको ब्रेक कर रहा हूं
कि जनाब इन्होंने फोर्ब्स मीडिया हाउस ही खरीद लिया है। तो दूसरे लफ्ज़ों में, इफ़ यू कांट कंट्रोल, इफ़ यू कांट रिफ्यूट रिपोर्ट्स देन यू कैन कंट्रोल मीडिया हाउस। अगर आप खबरों मतलब खबरों से खौफजदा हैं तो उसका आसान तरीका यह है कि आप खबरों को कंट्रोल कर लें। तो यही पैटर्न जो है आपको पाकिस्तान में भी नजर आता है। पाकिस्तान के बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं, अगर आप उनके मालकान के पीछे नजर देखें तो आपको वो नजर आएगा कि वो बिजनेसमैन है। वो जो एक सहाफत को एक बड़ा मुकद्दस शोबा समझा जाता था, वो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको हमारे मुल्क में एजुकेशन में माफियाज नजर आते हैं, जैसे आपको डॉक्टरी जैसे पेशे के अंदर माफियाज नजर आते हैं, इसी तरह जो शोबा इबलाग है, जो मैस कम्युनिकेशन है, उसमें भी आपको माफियाज नजर आते हैं। तो हर जगह आपको माफियाज नजर आते हैं। सेम यही पैटर्न बाइनांस के सीजी साहब ने अपनाया। अच्छा जी, आगे जाते हैं। आगे एल सल्वाडोर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकी फरवरी में जो है, इनकी जो 1 बिलियन बॉन्ड इन्होंने इशू करना है, बिटकॉइन बॉन्ड, उसकी फरवरी में जाके ऑक्शनिंग होगी। तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये हैं कि वो 15 मार्च से लेके 20 मार्च तक इसकी जो है वो इसको ओपन करेंगे, बॉन्ड को इशू करेंगे, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इनके बॉन्ड बाय करें। और मैं बार बार आपको ये रिपीट करता आ रहा हूँ, ये इतना बड़ा इवेंट है, इसका बिटकॉइन मार्केट के ऊपर बराह रास्त बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा। अगर तो ये बिटकॉइन बॉन्ड ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, यानी 1 बिलियन के बॉन्ड है, अगर तो खरीदार 1 बिलियन से ज्यादा हुए, तो एक तरह का ऐसा पूरी दुनिया में एक इंप्रेशन जाएगा उन गरीब ममालिक के लिए जो लोन लेने के लिए IMF की तरफ देखते हैं। तो फिर सारे ममालिक जो है उनके अंदर एक फोमो होगा कि वो भी बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दे और वो भी इस तरह पैसा इकट्ठा करें इन्वेस्टर से और अपने मुल्क की मामला चलाएं। अगर ये फेल हो जाता है तो इसका बहुत बुरा इंपैक्ट होगा, जो मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा या होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि $1 बिलियन तो कोई इतनी बड़ी अमाउंट ही नहीं है जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उसके लिए। तो अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो मैं इसको क्लोजली वॉच कर रहा हूं, मैं आपको लाजमी शेयर करूंगा। ठीक है, लास्ट में ये मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करके आज के बुलेटिन को एंड करूंगा। अक्सर मैं आप लोगों को कहता हूं कि रग पुल, तो ये रग पुल होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट कर देता हूं। देखिए, रग पुल एक ऐसी टर्म है जिसमें जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले जो डेवलपर्स हैं वो कोई हेरा फेरी करते हैं, तो उसको हम रग पुल जो है वो कहते हैं। 3 किस्म की रग पुलिंग होती है। एक लिक्विडिटी की रग पुलिंग होती है, एक रग पुलिंग ये होता है कि वो कोडिंग में इस तरह का कर देते हैं कि आप जो अदर देन डेवलपर, यानी डेवलपर्स के अलावा और कोई बंदा कैश आउट ही नहीं करवा सकता, फंड सेल आउट ही नहीं कर सकता। ये कोडिंग के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। हम जो आम छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमें तो इतनी कोडिंग का पता नहीं है, लेकिन डेवलपर्स के पास इतनी सेंस होती है, टेक्निकल स्किल्स होती हैं, वो इस तरह की कोडिंग कर सकते हैं कि कुछ मखसूस एड्रेस के अलावा बाकी कोई एड्रेस भी जो है वो फंड्स उनके सेल आउट ना करवा सके, यानी वो जो लिक्विडिटी है उससे कोई पैसा ना निकाल सके। और तीसरा, वो मैसिव पंपिंग डंपिंग करते हैं। सबसे पहली जो लिक्विडिटी है, जब भी कोई टोकन लॉन्च करता है कोई डेवलपर, उसने जाहिर बात है इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करने के लिए उसने पीछे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी होती है। लिक्विडिटी में एक तो उस पेयर के अंदर एक तो उनके अपने टोकन है, दूसरे उस टोकन के पीछे उसने वो वाला टोकन लिंक करना है जो उसने यूजर से लेके, यानी जो यूजर्स उसको दे के उसका टोकन लेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरा इल्म आलम का एक टोकन है, मैं चाहता हूं जो यूजर जिनके पास USDT है वो USDT मुझे दे के मेरा इल्म आलम खरीद ले। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो डेक्सेस हैं, जैसे यूनिस्वाप है, जैसे पैनकेक स्वाप है, इस तरह के जो डेक्सेस हैं जहां पे यूजर्स ने आकर मेरा टोकन बाय करना है, वहां पे मैं अपने टोकन और साथ जो USDT है उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करूंगा, ताकि जब कोई इन्वेस्टर आए अपना USDT दे, वो मुझे USDT दे और बदले में जो है वो मेरा टोकन उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो ये लिक्विडिटी जो सबसे बड़ा रग पुल है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो जो इलीगल एक्टिविटी वाला रग पुल है, वो इसी तरह का है कि जो डेवलपर्स हैं वो क्या करते हैं, पीछे से, चूंकि लिक्विडिटी की एक्सेस रिटेलर्स के पास नहीं होती, इन्वेस्टर के पास नहीं होती, उसकी एक्सेस सिर्फ और सिर्फ उनके पास होती है, उनके वॉलेट्स के साथ होती है। तो वो एट एनी सडन सरप्राइज वो आपको देते हैं, वो अपनी लिक्विडिटी ही निकाल लेते हैं, यानी टोकन वहीं के वहीं रहते हैं, लेकिन पीछे टोकन के बदले जो USDT है वो अपने कैश आउट करवा लेते हैं। तो आपके पास बदले में सिर्फ और सिर्फ वो टोकन रह जाते हैं, और टोकन जो है चूंकि पीछे लिक्विडिटी नहीं है तो वो टोकन जो है उसकी वर्थ ही नहीं होती। तो अक्सर आप ट्रस्ट वॉलेट में या पर्सनल वॉलेट में आप देखते हैं आपके पास 1 लाख
टोकन पड़ा हुआ है लेकिन वर्थ उसकी जीरो भी नहीं है। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि वर्थ उधर आपको ट्रस्ट वॉलेट में नजर आ रही होती है कि $1 मिलियन है, लेकिन जब आप वो स्वाप करवाने की तरफ जाते हैं तो वो स्वाप होता ही नहीं है। वो इस वजह से स्वाप नहीं होता क्योंकि पीछे जो डेवलपर्स हैं उन्होंने लिक्विडिटी निकाल दी है। और सेलर का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो डेवलपर हैं वो लिमिट लगा देते हैं कि इन मखसूस एड्रेस के अलावा बाकी कोई एड्रेस भी जो है वो विड्रॉवल ना लगाए। तो तीसरी जो किस्म है जो मैंने आपको बताया था कि वो मैसिव डंप करते हैं। तो इसमें होता क्या कि जब कोई प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो वो स्टार्ट में उसको सरमाया चाहिए होता है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है उनको साथ में लाते हैं या खुद उनके पास जो अपने कस्टडी में 5%, 7%, 10% वो सप्लाई अपनी टीम के पास रख लेते हैं। तो जब कभी वो प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो ये जो डेवलपर हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त जब टोकन की प्राइस कुछ सेंट भी नहीं थी तो वो जो अपने टोकन हैं वो मार्केट में सेल आउट करवा के मार्केट को डंप कर देते हैं। और आप लोगों ने जिस पे $1 पे $2 पे खरीदा होता है आप लोग फंस जाते हैं पैसे लेके। तो इस तरह के रग पुल्स हैं, उसको आपने लाजमी जेन में रखना है। और दूसरा, इसको स्पॉट कैसे कर सकते हैं? सिंपल है। एक तो मैं बार बार आपको कहता हूँ टीम पे फोकस करें, वेबसाइट्स वगैरह का लेआउट देखें, फिर दूसरा उसकी ऑडिट रिपोर्ट हुई है या नहीं, क्योंकि कोडिंग को हम सब नहीं जानते हैं जो इन्वेस्टर हैं। कोडिंग के लिए अगर किसी जो प्रोजेक्ट है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश करता है तो उस ऑडिट रिपोर्ट में वहाँ जो जो खराबी हैं उस खराबियों का वहाँ पे जिक्र होता है। और दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन का भी एक मसला है, क्योंकि कहने को ये जितने आपको मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज नजर आती हैं ये होती डिसेंट्रलाइज, अपने आप को क्लेम ये करती हैं डिसेंट्रलाइज। कोई मोस्टली जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो डिसेंट्रलाइज नहीं होती हैं मेरे दोस्तों भाइयों। मोस्टली क्रिप्टो करेंसीज जो है वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं। डिसेंट्रलाइज तो एक मार्केटिंग टर्म है वो जो इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह स्पॉट करें, कोशिश करें कि आप जो टॉप 100 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। जो आपने नए प्रोजेक्ट, क्योंकि नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना एक बिग अपॉर्चुनिटी है बड़े बड़े प्रॉफिट गेन करने के लिए, लेकिन जहां बड़े बड़े प्रॉफिट मिलते हैं अर्ली प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहां बड़े बड़े नुकसान होने के खदशात भी होते हैं। तो ये आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।